मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सुन्न हूं, बस इतना कहना है कि किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह कैसे खत्म हो सकता है। मैंने सिस्टम पर भरोसा किया था, मैं धीरे धीरे अपने ट्रॉमा के साथ रहना भी सीख रही थी। मेरे 11 दोषियों की रिहाई ने मुझे झकझोर दिया है, मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। यह स्टेटमेंट था बिल्किस बानो का, उनकी वकील शोभा गुप्ता द्वारा रिलीज किया गया था 15 अगस्त 2022 के बाद, जब बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया अच्छे आचरण का हवाला देकर। आज लगभग 2 महीने बाद बिल्किस बानो को लेकर फिर से चर्चा हो रही है। ध्यान दीजिएगा, उन्हें लेकर बात हो रही है, उनकी बात नहीं हो रही। दोनों में फर्क समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्किस बानो के ऊपर क्या बीत रही होगी। एक रेप विक्टिम सर्वाइवर के तौर पर जिस औरत ने 20 साल तक अपनी लड़ाई लड़ी पूरी हिम्मत के साथ, उसके नाम से हैशटैग्स चल रहे हैं, बहसें हो रही हैं। गुजरात चुनावों से यह पूरा मामला जोड़कर देखा जा रहा है। एक औरत के ट्रॉमा पर राजनीति हो रही है जैसी होती आई है। क्या नया है इसमें? कुछ भी नहीं। क्या बदला है हमने? शायद कुछ भी नहीं। इन सब बड़े बड़े डिस्कशंस में बिल्किस बानो और बिल्किस बानो जैसी तमाम महिलाओं की स्थिति क्या है? क्या विमेन एम्पावरमेंट बस इलेक्शन मैनिफेस्टोस तक सीमित है? क्या विमेन सेफ्टी बस कहने भर को काफी है? हमारी सामाजिक चेतना कब तक सोती रहेगी? इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। 2 मुद्दों पर खासतौर पर चर्चा होगी। बिल्किस बानो और बलात्कारी और हत्यारे गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली है, उसकी भी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर और इस शो की को होस्ट प्रीति चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति आपका। थैंक यू दिव्यांशी। प्रीति, बिना देरी किए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। बिल्किस बानो मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गुजरात सरकार ने हलफनामा दायर किया, बल्कि वॉल्यूमिनस बताया गया। जो जस्टिस इसको देख रहे थे उन्होंने कहा कि फैक्चुअल स्टेटमेंट्स नहीं है। मैं बस चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता सकें कि क्या क्या हुआ, इस जो पूरा मसला अभी चल रहा है क्या है। इस बार बात फिर शुरू हुई है दिव्यांशी। 2 महीने पहले ही ये इशू उठा था, क्योंकि 15 अगस्त के दिन, मुझे पता है मैं एंकर कर रही थी उस दिन, और खबर आई थी कि जो 11 के 11 कॉन्विक्ट हैं रेप और मर्डर के चार्ज पर, बिल्किस बानो के रेपिस्ट भी हैं, उनको प्रेमेच्योर रेमिशन दे दिया गया है। अब उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई थी, बहुत सारे सवाल किए गए थे कि आप इन 11 कॉन्विक्ट्स को, जिन्होंने इतना मतलब हेनस क्राइम, मोस्ट रेयर, मतलब एक रेयर हेनस क्राइम उन्होंने किया है, और उनको आप प्रेमेच्योर रिलीज़ कैसे कर सकते हैं। तो एक तब बोला गया था कि देखिए ये एज़ पर लॉ हो रहा है। 1992 में एज़ पर एक रेमिशन पॉलिसी है, उसके तहत इनको हम दे रहे हैं अर्ली रेमिशन, क्योंकि मतलब वो जस्टिफाई और ऐसा था कि मतलब एज़ पर लॉ है कि हम कंसिडर कर सकते हैं इसको, और हमको लगता है कि हमें देना चाहिए। उस वक्त 2 सवाल थे कि चलिए गुजरात सरकार ने ये कर तो दिया, पर इसमें आपने इस पे सील ऑफ अप्रूवल तो डाल दी, पर एक बहुत बड़ा मुद्दा उस वक्त उठा था कि देखिए इसकी जो जांच एजेंसी थी उस वक्त, जब ये 2002 में ये कांड हुआ था, ये सीबीआई की जांच एजेंसी थी। और जब भी ऐसा प्रेमेच्योर रेमिशन की बात होती है, अगर सीबीआई ने जिस केस की जांच की हो, तो उसमें आपको सीबीआई जो आपकी जांच एजेंसी है उसका अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। और एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आया कि फिर होम मिनिस्ट्री का भी अप्रूवल लेना, होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें अप्रूवल होना चाहिए अगर आप रेकमेंड करेंगे किसी का प्रेमेच्योर। जो हलफनामा दायर हुआ है इसमें गुजरात सरकार ने बताया है कि हमें कॉन्करेंस जो अप्रूवल मिला है होम मिनिस्ट्री का, तो इस पर भी बहुत बहस अभी हो रही है कि किस तरह से। तो यही सवाल था देवांशी, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी डिबेट्स हमने की थी और एक एक सवाल बाद में आ रहा था, क्योंकि गुजरात सरकार कुछ नहीं बोल रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही थी, सब यही कर रहे थे ये तो एज पर लॉ हो रहा है भाई, और आप ये गवर्नमेंट का कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि ये जो लॉ है वही फॉलो हुआ है, इसमें गवर्नमेंट कैसे आ गई। पर 2 महीने बाद अब ये फिर से इतना जोर क्यों पकड़ा है ये मुद्दा, क्योंकि उस वक्त 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को बोला था कि आप सारा जो एफिडेविट है, रेमिशन पॉलिसी की कॉपी नहीं मिल रही थी किसी को, क्योंकि उसी में
जाया हो जाता कि इसमें क्या होम मिनिस्ट्री ने अलाउ किया, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया, सीबीआई का रुख क्या था, सेशंस कोर्ट का जिसने ये सुनवाई करी थी उसका रुख क्या था। तो ये रेमिशन कॉपी मानिए बिल्किस बानो के पास भी नहीं थी, कि जो बिल्किस बानो के लॉयर हैं उनके पास भी ये रेमिशन कॉपी नहीं थी। और जब ये चैलेंज हुआ, बाहर की जो थर्ड पार्टी ने चैलेंज किया, उनके पास भी रेमिशन कॉपी नहीं थी। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को बोला था 22 अगस्त को कि आप एक डेट दी थी कि आप इस डेट को एक पूरा एफिडेविट दाखिल करिए जिसमें ये सारी डिटेल्स हो। अब क्या हुआ, एफिडेविट हुआ दाखिल। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा, कहा सुनवाई 29 नवंबर को होगी इसकी, जो प्लीज चल रही हैं कि ये प्रीमेच्योर रेमिशन क्यों दिया गया, उनकी सजा कम जल्दी क्यों रिहाई हो गई, तो ये 29 को होगा। पर जब आप बैठे पढ़ने जो एफिडेविट था गुजरात सरकार का, तब आप सारा का सारा सामने आ गया, क्योंकि उसमें सीबीआई जो जांच एजेंसी थी, सीबीआई जांच एजेंसी ने कहा कि देखिए इनको प्रेमेच्योर रेमिशन, इनको रिहाई नहीं देनी चाहिए, साफ मना कर दिया। और उन्होंने ये 2021 में किया था, उन्होंने मना करा था। 2019 में भी ये मुद्दा आया था, उस वक्त भी उन्होंने बोला था कि नहीं देनी चाहिए इनको प्रेमेच्योर रिहाई। सेशंस कोर्ट जो था उन्होंने भी बोला कि सेशंस कोर्ट ने बोला कि प्रेमेच्योर रिहाई नहीं देनी चाहिए। और 2 हफ्तों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो होम मिनिस्ट्री है, 2 हफ्तों में उन्होंने रेमिशन अप्रूव कर दिया। तो एक सवाल बनता है कि देखिए ऐसा तो नहीं है कि जो होम मिनिस्ट्री है वो आउटराइटली सुने जो जांच एजेंसी ने रेकमेंड किया है, उन्होंने तो नहीं कहा था, सेशंस कोर्ट ने बोला था, नहीं बोला था, पर आपने क्या सोच के, क्योंकि अगर सीबीआई ने मना कर दिया, सेशंस कोर्ट जिसने पूरी ये सुनवाई देखी थी, सुनी थी, उन्होंने मना कर दिया, तो ऐसा क्या मुद्दा हो सकता है कि आपको कंपेल करे। गुजरात गवर्नमेंट से भी ये सवाल है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये सवाल है कि आपने 2 हफ्ते में ही इनकी जो रेमिशन, प्रेमेच्योर रेमिशन था, आपने ये अप्रूव कर दिया और इनको रिहाई मिल गई। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आया है। ये भी नहीं देवांशी, एक और सवाल है इसमें, पॉलिटिकल सवाल है। गुजरात 1 महीने में इलेक्शंस हो रहे हैं, चुनाव पे जा रहा है, तो बाकी सारी जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चलिए बीजेपी नहीं कुछ बोल रही है, कांग्रेस जम के बोल रही है, आम आदमी पार्टी क्यों इतनी चुप है इस पे? ये सवाल उठाया जाना चाहिए, क्योंकि आप गुजरात में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये गुजरात में कांड हुआ है, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? और एक तीसरा इसमें मुद्दा अभी उठ के आया है और वो चौंकाने वाला है देवांशी, क्योंकि उसमें साफ पाया गया है कि ये जो सारे 11 के 11 कॉन्विक्ट थे, इनको 14 साल में 1000 से ऊपर दिन इनको परोल या फरलो दिया गया है। परोल आपको गुड बिहेवियर के लिए मिलता है, और इतना परोल मुझे नहीं लगता कि जिसको भी इतना टर्म सेंटेंस दिया गया हो किसी को मिला होगा। मतलब आप मान लीजिए इनको 1 साल में 2 महीने के ऊपर ये घर में रहे हैं, इतनी लीव मिली है इनको, इतना फरलो मान लीजिए मिला है इनको, 1176 कुछ दिन, हाँ, तो मतलब 2 महीने के ऊपर तो रहे हैं घर में। और सबसे बड़ी बात एक और आई है कि इनमें से एक जो 2020 में जब परोल पे इनमें से 11 में से मितेश चिम्मनलाल भट्ट नामक एक आदमी ने 2020 में उनके ऊपर एक केस है टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, सेक्शन 354 पे। अब मुझे बताइए, जो आदमी बाहर एक इतने हेनस क्राइम से इनकार्सरेटेड है, उसको जेल हुई है, गैंगरेप मर्डर, जब उसने एक छोटी सी बच्ची का सर कुचल दिया, उसमें एक 11 महीने का बच्चा भी था, उसको मार दिया। आपने बिल्किस बानो की मदर का रेप उसके सामने किया, उसकी सिस्टर इन लॉ का रेप उसके सामने किया, बिल्किस का रेप मदर और सिस्टर के सामने किया। आप मर्डर चार्जेस हैं आपके उसके ऊपर, आपने एक बच्ची को मारा है, आपने एक छोटे से 11 महीने बच्चे को मारा है। 2020 में आप बाहर आए हैं और आपने फिर किसी महिला के साथ कुछ ऐसा काम किया है जो आप पे आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन का चार्ज है। उसको क्या गुड बिहेवियर पे छोड़ा जा सकता है? क्योंकि वही जस्टिफिकेशन है गुजरात गवर्नमेंट की कोर्ट में कि ये गुड बिहेवियर पे छोड़े गए हैं। प्रीति, मुझे मालूम नहीं कि ये गुड बिहेवियर जिसकी बात चारों तरफ चल रही है, जैसा कि अभी आपने कहा, उसकी डेफिनेशंस अगर सब लोगों ने अपनी अपनी बना ली हैं और शायद उसी हिसाब से चल रहा है जिसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं, शायद उनका वर्ल्ड वो किसी और दुनिया में काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जैसा कि आपने कहा कि इस पूरे मसले को आने वाले गुजरात चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष कांग्रेस जमकर बोल रही है, आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही, तरह तरह की और भी बातें हो रही हैं। लेकिन जब मैं ये सब देखती हूँ, पता नहीं मुझे हमेशा से एक डिस्कनेक्ट इस संदर्भ में महसूस होता है कि हम हर बार जड़ को भूल जाते हैं।
हम बिल्किस बानो को भूल जाते हैं, हम उनके ट्रॉमा को भूल जाते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बातें बस चुनाव में जीत दर्ज करने भर को करते हैं, एक एलिमेंट के तौर पर उसे रखते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। औरतें छला हुआ क्यों ना महसूस करें कि उनको एक एलिमेंट के तौर पर हमेशा राजनीतिक चर्चाओं का विषय बना दिया जाता है, जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इसमें औरतें ही ब्लेम करने के लिए हैं, ये औरतों की ही प्रॉब्लम है, ये महिलाओं का ही बहुत बड़ा इशू है। मैं क्यों बोलूंगी? देखिए, निर्भया एक कांड हुआ था, रोंगटे खड़े कर दिए थे सबके, पूरा भारत बाहर रोड्स पे आ गया था। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, हमने उनको घुटनों के बल ला दिया गया था कि वो कंपेल हो गए के एक्शन ले। निर्भया का पूरा एक टीम बैठी थी, एक जस्टिस वर्मा की एक कमेटी बैठी थी, उसमें बहुत सारी चीजें हुई थी। एक हॉलमार्क वाटरशेड मूवमेंट अगर आप कहें, इंडिया का पॉलिटिकल वाटरशेड मूवमेंट, सोशल, अब जिस दायरे में आप ले लें, किस नैरेटिव को आप कर लें, निर्भया एक ऐसा इतना बड़ा एक कांड हो गया था जिसने पूरी मतलब बदल ही दिया था आप सरकार को कैसे देखते हैं। और उस वक्त सबके सब बाहर निकले थे। इस वक्त क्या हो गया है? महिलाएं कहाँ हैं? क्या उस वक्त इतनी सारी महिलाएं जो इंडिया गेट में जंतर मंतर में बैठी थी, छोड़िए पूरा मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे लोग, हर इंडियन को आहत थी, पर इतने सब बैठे हुए थे, महिलाएं जुटकर एक आवाज थी। इस वक्त कहाँ है महिलाएं? क्योंकि एक सवाल पूछना चाहिए जो पूछा नहीं जाता है, दबी आवाज में पूछा जाता है, इसीलिए महिलाएं नहीं है क्योंकि जो बिल्किस है एक हिंदू नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर बिल्किस मुसलमान है और एक इलेक्शन आने वाला है, इसीलिए आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही, तो जो जस्टिस रह जाता है वो किस नाम का रह जाता है? और हम क्वेश्चन अगर वुमेन एम्पावरमेंट की करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी, अगर आप महिलाएं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको सिर्फ बोलिए मत, क्योंकि अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा रही हैं, और आप नहीं उठा रही हैं, क्योंकि बिल्किस के साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। आज मैं और आप डिबेट कर लेंगे, हम कुछ भी बोल देंगे, पॉलिटिशियंस नहीं खड़े हैं, लीडरशिप नहीं खड़ी है, क्योंकि ये पॉलिटिकली हॉट पोटैटो बन चुका है, ये कन्वीनियंट टॉपिक नहीं है उनको बोलने का। पर जो महिलाएं हैं बाहर, वो कहाँ हैं? उन्हीं का तो मुद्दा है ना भाई। तुम बोल रही हो, तुम नहीं बोल रही हो, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान हो गया है अब। मतलब तुम हिंदू बड़ी हो गई हो और जो तुम्हारा जेंडर है, जो महिलाएं हैं, वो छोटा पड़ गया है। हमारे आइडेंटिटी के जो आयाम हैं वो बदल गए। आप निर्भया जो पूरा उस टाइम मूवमेंट था, आई वुड कॉल इट अ मूवमेंट। मैं कल ट्विटर पर देख रही थी, कुछ ट्वीट्स देख रही थी, मैंने कहा देखा जाए कि किस तरह की बातें हो रही हैं, कौन वो लोग हैं जो इस बात का समर्थन दिखा रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, आप उनको रिहाई करो, एवरीथिंग इज गुड। और एक दूसरी चीज हो रही थी, जो कह रहे हैं कि उसको निर्भया कांड के जो माइनर से जोड़कर देखा जा रहा है कि आपने उससे कुछ नहीं कहा, अब आप पूरा विरोध जता रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक बड़ा ही पेचीदा मसला एक बार को हो जाता है। आपकी क्या राय है? आप कैसी सोचती हैं इसको? देखिए, वॉट अबाउटरी हमेशा होती है ना, क्योंकि मैं बताती हूँ, मेरा शो, मैंने बहुत सारे शो किए हैं बिल्किस बानो पे, और क्योंकि वॉट अबाउटरी होती है कि आपने, चलिए बिल्किस के पे किया, इस पे नहीं किया। मैं ये भी बता दूं, निर्भया पे मैंने कंटिन्यूस 1 महीना हर दिन यही रिपोर्ट किया था, जब तक 26, मुझे तो ये भी याद है कि कब निर्भया को लेके गए सिंगापुर, कब क्या हुआ, आई थिंक 29 थी जब उसने दम तोड़ा, या 26 थी, ऐसा ही कोई डेट था। पर 1 महीना मैंने वो भी किया था ना। बीजेपी की सरकार थी तब, यूपीए की सरकार थी, इस बार भाजपा की सरकार है। मैंने बहुत सारे शोज चलाए हैं, पर एक चीज बार बार मुझसे पूछी जाती है, जो ट्विटर टाइमलाइन की आप बात कर रही हैं, पूछी जाती है, देखिए आप इसके बारे में बोल देंगी, पर आप हलाला के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, आप हिजाब के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, या आप कोई राजस्थान में कोई रेप हुआ है, रेप कांड हुआ है, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। भाई बोलेंगे तो सबके बारे में। मैं बोलती हूँ कि इसके बारे में जब कुछ होता है ना, आप उसको किसी और से जब जोड़ देते हैं, आप उसकी अहमियत बहुत कम कर देते हैं। और ये मतलब जब आप उसमें आ जाते हैं तो फिर सब कुछ डाइल्यूट हो जाता है। आप फोकस करके बनाइए, आप उसके बारे में बात करिए, आप दूसरी चीज के बारे में भी बात करिए। निर्भया क्या था भाई? निर्भया दिल्ली में हुआ था ना, कांग्रेस की सरकार थी तब लोगों ने रिपोर्ट किया था ना। गुड़िया दिल्ली में हुई थी, जो एक छोटी सी बच्ची थी, दिल्ली में हुई थी, उसमें हमने रिपोर्ट किया था। हथरस में भी ऐसा ही जब कांड हुआ था, तब बहुत सारे ऐसे ही जोड़ा गया था कि व्हाट अबाउट दैट, उसको आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, इसकी अहमियत क्यों कम कर रहे हैं? बिल्किस के ऊपर भी कुछ गुजरी है ना, बिल्कुल, तो वो क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? प्रीति, मैंने लाइव लॉ पर बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता जो है, उनका इंटरव्यू पढ़ा। उन्होंने कहा कि रिलीज ऑफ रेपिस्ट इज अ थ्रेटनिंग मैसेज टू विमेन। मतलब
जो इस ट्रॉमा से गुजर रही हैं, एक आम महिलाएं भी, जो मतलब ये तो इस तरह से है कि जब तक कुछ हो नहीं जा रहा तब तक शुक्र मनाओ कि तुम सेफ हो। तो ये बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन है। एक आम महिला, अभी भी ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं, 50 कॉल हमारे पास आ जाते हैं सेफ्टी के लिए, ये सब इंश्योर करने के लिए, फैमिली पूछती है। आप कैसे, आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आपने ऐसे रिलीज कर दिया, आप मतलब चलिए चाहे बाय लॉ ही हुआ हो, पर आपने उनको अर्ली रेमिशन दी है, क्योंकि नहीं तो वो अभी भी जेल में होते। तो आपने क्या मैसेज सेंड किया है? जो बाहर इतने सारे लोग देखते हैं, जस्टिस की मांग करते हैं, मोस्ट हेनस ऑफ हेनस क्राइम्स है ये, उसमें आपने क्या मैसेज दिया है? और ये लड़ाई बहुत शुरू से है, क्योंकि मैं बार बार निर्भया की तुलना कर रही हूँ देवांशी, मैं फिर से उसके ऊपर ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी भी याद है तब मैं जैसे कब रिपोर्टर नहीं होते, जैसे तभी निकलते हो, पहला रिपोर्टिंग असाइनमेंट होता है, तब मैंने शुरू ही किया था रिपोर्टिंग। और तब एक मुझे अभी भी याद है, शीला दीक्षित अभी गुजर गई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल कमेंट किया था कि इतनी देर रात वो लड़की क्या कर रही थी वहाँ पर, कुछ ऐसा करके बोला था। और उस पर हमने हो मुझे याद है हमने इतने सारे शोज किए थे, बार बार हमने क्वेश्चन किया था, अगर आप ये नहीं करेंगे और अगर हम ये नहीं करेंगे क्यों, आपने क्यों छोड़ा, आपने क्यों छोड़ा, आप बताइए कि ये गुड बिहेवियर है क्या? क्योंकि उनमें से एक ने तो 2020 में ही एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं करी, पर किसी वुमेन की मॉडेस्टी आउटरेज की है, वो आप ही जान सकते हैं क्या हो सकता है। तो अगर आपको ये बार बार सवाल करने पड़ेंगे, नहीं तो अगर हमें ब्लीक लग रहा है, देखिए जो बाहर महिलाएं उनको क्या लग रहा होगा, जो बाकी जो क्योंकि मैं और आप अभी ये शो कर रहे हैं, जो बाकी स्मॉल टाउन्स में रहती हैं, रूरल बेल्ट में रहती हैं, वहाँ जहाँ इतने इंसिडेंट्स होते हैं, उनको क्या महसूस हो रहा होगा। और ये चीज़ें होती हैं, एक तरफ हम नारी शक्ति एंड एवरीथिंग एल्स, हम उसकी बातें करते हैं, एक तरफ ये सारी चीज़ें, ये साइमल्टेनियसली चल रहा है सब कुछ, और पता नहीं चलता कि विश्वास किस पर करें। बिल्किस बानो अपनी हिम्मत की वजह से रेप विक्टिम्स के लिए एक मिसाल बनी, लेकिन इस रेमिशन के द्वारा सिस्टम ने क्या उदाहरण पेश किया? ये सवाल आपके लिए छोड़ कर जा रही हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस पर क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया प्रीति, विस्तार से हमने इस पर देवांशी बताइएगा, और जो देवांशी ने भी मुद्दा उठाया था ये मत पूछिएगा पर उसका क्या, बस इसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल, थैंक यू फॉर दिस एड ऑन प्रीति, बहुत शुक्रिया। विस्तार से इस पूरे मामले पर हमने बात की। आज के दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए हैं। बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों की सजा काट रहे हैं। बीते मंगलवार 18 अक्टूबर को गुरमीत ने उत्तर प्रदेश के बागपत से एक वर्चुअल सत्संग किया। फिर से एक हम इसमें रेपिस्ट जो टर्म है, जो शब्द है, कितना आसान सा है कि वो रेपिस्ट था, अब वो बाहर आ गया है, ही इज रोमिंग फ्री। और जो महिलाएं हैं, हम उनकी कभी बात नहीं कर रहे, जो सब कुछ भोगा है जिन्होंने, हम उनकी कोई बात नहीं कर रहे। उनको कैसा लग रहा होगा? प्रीति, आप इसे कैसे देखती हैं कि रेपिस्ट है, चलो ठीक है, ये बाहर घूम रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, ऐसा दिखाया जाता है, उन लोगों की बात क्यों नहीं होती? रेपिस्ट और मर्डरर ये वो इंसान है, इतनी सारे केसेस जो हमने सुने हैं, पर कहते हैं ना जब अंधविश्वास हो जाता है किसी पे, क्योंकि और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या एक्सप्लेन कर सकता है देवांशी, आपने भी वो देखे होंगे, जैसे ही पैरोल अनाउंस हुई कम से कम 100 से ज्यादा महिला भांगड़ा कर रही हैं, गिद्दा पा रही हैं, गिद्दा डाल रही हैं, मतलब इतना एक्साइटमेंट आपके ऊपर में है कि आप एक बलात्कारी, एक हत्यारा, आप उसको वेलकम कर रहे हो, उसकी खुशी मना रहे हो, मतलब समझ नहीं आता मेरे को। और बार बार सुनने में आता है अरे उनके ऊपर तो षड्यंत्र है। भाई ये आप ही के यहाँ से निकल के आई है, डेरा सच्चा सौदा की ही थी वो, एक केस नहीं है, 1000 स्टोरीज हैं। तो ये कल्ट जो हो जाता है ना, अंग्रेजी में इसको कल्ट कहते हैं, बिल्कुल अंधाधुंध विश्वास हो जाता है आपको एक फॉलोइंग में, तो आप उसी में फिर जुट जाते हो। और इसमें अगर आप देखो, क्योंकि मैं अभी वही लिस्ट पढ़ रही थी देवांशी, हमने जैसे शो के शुरू में देवांशी और मैं बात कर रहे थे कौन से लीडर थे जिसने अटेंड किया। देखिए काफी बीजेपी की मेयर हैं करनाल की, रेणु बाला गुप्ता, वो सत्संग वर्चुअली ज्वाइन की थी। डेप्यूटी मेयर है नवीन कुमार, वो सत्संग ज्वाइन किए थे, ये भी बीजेपी के ही हैं। और सीनियर डेप्यूटी मेयर राजेश अग्गी, इन तीनों ने ज्वाइन किया था। ये बीजेपी के लीडर्स हैं, और इन्होंने, आप बताइए क्या क्या लैंग्वेज यूज की थी जब सत्संग में पिताजी कहा था, ये शब्द उनके थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या ये इसे हम ब्रेन वॉशिंग जैसा टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल?
वो जो वेलकम के लिए गिद्दा और अभी आपने बताया वो सब हो रहा है, साथ में यहीं पर फिर पावर डायनेमिक्स की भी बात आ जाती है कि एक पावरफुल पोजीशन पर बैठा हुआ आदमी, बार बार हम इस बारे में बात करते हैं और बार बार इस बारे में बात करनी मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये बात हर आम जन जो हमें इस वक्त देख भी रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे, समाज, दिस इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तब तक मुझे नहीं लगता सुधार की कोई भी गुंजाइश है। तो मैं पावर डायनेमिक्स की प्रीति बात कर रही थी। कोई डर नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है जिसकी बढ़िया साठ खाट है, जिसका रसूख है, जिसका माना जाता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो कभी भी कर सकता है, वो तो कभी भी जेल से बाहर आ सकता है, वो अपनी मनमर्जी से। एक आम महिला, एक आम लड़की इस पर किस तरह रिएक्ट करे मुझे समझ में नहीं आता। आपको क्या लगता है कैसे रिएक्ट करेगी? आप ऐसे ही देखेंगे कि मतलब अगर आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं और आप ये ओल्ड स्टीरियोटाइप्स में फिर कंफर्म करते हैं, इसमें चुनावों से क्यों जोड़ा जाए? क्योंकि आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए ना, अब या तो मतलब कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा अचंबा है कि अभी आपने परोल दी, इस बार क्या होने वाला है, हरियाणा में बाई इलेक्शंस होने वाले हैं आदमपुर की सीट पर। आदमपुर एक ऐसा क्षेत्र है, हिसार के पास है, वहाँ पर जो डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स हैं बहुत ज़्यादा जमकर हैं। वो अभी कुछ ही दिनों में वहाँ पर वोटिंग होने वाली है, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं कि उसके वोटिंग के थोड़े दिन ही पहले कैसा है कि गुरमीत साहब को बाहर भेज दिया गया। आगे चलिए, पंजाब के चुनाव जब होने को होते, उस टाइम पर भी इनको आपने परोल दे दी, और किस बात पे परोल दी समझ ही नहीं आ रहा है। इतनी परोल किसी आदमी को जो एक बलात्कारी है, एक हत्यारा है, आप कैसे दे सकते हैं? इसमें सजा कहाँ है? सजा तो है ही नहीं। वही सही बात कह रही है। क्या हम वोटर्स नहीं हैं? क्या महिलाएं वोट नहीं करती? नहीं, और देखिए ना देवांशी, ऐसा ही इतने एग्जाम्पल्स हैं। एक आसाराम का देख लीजिए, एक रामपाल जो एक और गुरु थे हरियाणा में। अभी जब इनको परोल मिली है गुरमीत जी को, तो डाउन साउथ में मैं आपको बताती हूँ, कर्नाटका के एक मठ, लिंगायत, बहुत पॉलिटिकली बहुत पावरफुल कम्युनिटी है कर्नाटका में। अगर आप देखें, कर्नाटक का जो चुनाव है वो अगले साल है, तो इतनी पावरफुल कम्युनिटी के एक मठ के लीडर हैं, उनके ऊपर बच्चियों का रेप करने का आरोप लगा है। महीने लग गए भाई उनको क्वेश्चन करने में। उनको जब अरेस्ट किया गया, वो जाकर एक बेहतरीन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हो गए। इतने आप क्या मैसेज पास ऑन कर रहे हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमको ही सोचना है, क्योंकि एक छोटी छोटी बच्चियों ने आके हिम्मत की है उसके खिलाफ बोलने की। यहाँ पर भी अगर आप देखें, गुरमीत मैं राम रहीम, मतलब जो भी उसने जो नाम जोड़ लिए हैं, जैसे आसाराम को बापू तो आप क्यों कहेंगे जिसने ऐसे ऐसे काम किए हैं। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता है, इतनी हिम्मत लगती है रेप विक्टिम्स की, या जो इन कल्ट फॉलोइंग के खिलाफ जाते हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक आदमी के खिलाफ नहीं जाना है, आपको एक पूरे समाज जो बिल्कुल अंधविश्वास से उसमें बिलीव करता है, आपको उसके खिलाफ जाना है। और आप ही को नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली आउटकास्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो आप उन्हीं के हिस्से थे ना। तो बहुत हिम्मत लगती है, और इस हिम्मत का रिजल्ट जो होता है, जैसे बिल्किस बानो के केस में हो रहा है, शी टोल्ड, उनके स्टेटमेंट में आया कि मुझे पूरा तरह से झकझोर कर दिया है। उनके जो पति हैं उनके भी स्टेटमेंट इस तरह से, बंजारों जैसी उन्होंने पिछले कितने सालों से जिंदगी जी है। क्या हम एक इंसान के तौर पर इसे देख सकते हैं? हम एज अ सोसाइटी, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहाँ पर गई है? प्रीति, मैं बस आपसे एंड नोट पर पूछना चाहती हूँ कि क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगी ताकि ये जो बार बार हमारी कॉन्शियसनेस खो जाती है, बड़ी सेलेक्टिव रहती है, जो भी रहता है इसका, उस तक एक मजबूत संदेश समाज तक जा पाए इन पूरे मामलों को लेकर? देखिए देवांशी, काश हम नेता और मतलब इतने बड़े लोग होते, इतने बड़े ओहदे पे होते कि हम कोई मैसेज दे पाए। क्योंकि ना क्या होता है, जो नेता लोग देते हैं ना, चाहे वो बोल भी दें बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, ये शायद बोल देते हैं, पर वो भाषण तक सीमित ही रह जाते हैं, पर लोग तभी भी सुन लेते हैं। क्योंकि हम जैसे लोग चाहे कितना भी बोल लेना, जब अपनी खुद में नहीं जागेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही, मतलब क्या बोल सकते हैं, बस इसी में बोल देते हैं कि देखिए, हम आपके मॉरल कंपस जो कहते हैं अंग्रेजी में, कॉन्शियस कीपर नहीं है, ठेकेदार नहीं है आपके मॉरल कंपस के कि आप कैसा सोचें कैसा ना सोचें, पर बस एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, अगर आप सोचिए ज़रूर कि इसको एक धर्म से परे करिए, इन सारी चीज़ों को।
बिल्किस को अगर हो सके दिल में अगर इतनी श्रद्धा है अपने ही भगवान में, तो जो क्राइम है उसको भगवान से अलग रखिए, अपने धर्म से अलग रखिए और उसको क्राइम की तरह सोचिए कि क्या बनता नहीं है कि आप बिल्किस के साथ खड़े हों और अपनी आवाज़ उठाएं। वो आप अपने में ही आंसर कर लीजिए, हमको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप उतना ही कर लें हमारे लिए बहुत है, आपके लिए भी बहुत है, सोसाइटी के लिए बहुत है, पर हम में से कोई ये करेगा नहीं। तो मैं बस ये कोई मतलब ये नाउमीदी जो अभी मुझे आपके उसमें झलकी, सेम वही अंदर आ रहा है। लेकिन जाते जाते फिर भी बस इतना कहूँगी कि जो हो रहा है, जैसे चल रहा है, ये बहुत भयानक है, ये बहुत डरावना है, ये बदला जाना चाहिए। बार बार कहूँगी, जवाबदेही तय होनी चाहिए। एज अ सोसाइटी भी हमें बार बार जागना पड़ेगा, बार बार इन मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपने विस्तार से सारी चर्चा की, इन दोनों मुद्दों को, जो सारे घटनाक्रम हो रहे हैं उन्हें हमारे दर्शकों तक पहुँचाया। अब मैं और प्रीति आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी दिवाली।